योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बाइडेन को उनके मित्रतापूर्ण शब्दों और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रॉन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्र शामिल है। हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं।
उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन्स हमारे संबंधों की असली ताकत है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिका द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उसी तरह सिएटल में भारत का नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा यह हमारी साझा प्राथमिकता है। हम एकमत है कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन मूल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैं स्वयं भी बहुत ही उत्सुक है। और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा, हम लोगों को
मुझे जाना है बाद में कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, और इसलिए ज़्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Well, the Congress is actually waiting to, and anxiously waiting to hear you. I'm told there are two questioners, Sabrina from the Wall Street Journal and Kumar from the Trust of India. And Sabrina, you first. Thank you, Mr. President. I have a question for the Prime Minister, but first a two-part question for you. Your comments at a fundraiser this week appear to be the first time in recent memory that a sitting U.S. president has called a Chinese leader a dictator. Did those comments about President Xi undermine or complicate the progress your administration has made in maintaining a relationship with China? And secondly, on India, as you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who say that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and crackdown on dissent in Prime Minister Modi's country? The answer to your first question is no. When we're talking to our allies and partners around the world, including India, we let the idea of my choosing and avoiding saying what I think is the facts with regard to the relationship with India, with China, is just not something I'm going to change very much. I think I believe that, and I've said this for some time, that the hysteria about the relationship with China is collapsing and moving, et cetera, et cetera. We had an incident that caused some confusion, you might say. But Secretary Blinken had a great trip to China. I expect to be meeting with President Xi sometime in the future, in the near term, and I don't think it's had any real consequence. And what was your second question? So as you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who believe that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and a crackdown on dissent in India? Well, look, the Prime Minister and I had a good discussion about democratic values, and that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other, and we respect each other. One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there's an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it's a common democratic character of both our countries and our people, our diversity, our culture, our open, tolerant, robust debate. And I believe that we believe in the dignity of every citizen. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies, makes us appealing partners, and enables us to expand democratic institutions around the world. And I believe this, and I still believe this. Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है।
लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। Kumar. Yeah, thanks a lot, sir. Sir, my question is on the issue of climate change. Both countries have spoken strongly about the need to tackle the climate change, but there is a view. Climate change. I'm sorry. Yeah, both countries have spoken about the challenge of climate change, but there is a view that ambitious targets are set, but implementation is found often lacking. And there is also a criticism of lack of technological transfer, financial transfer from the developed countries to the developing nations. How do you both leaders see the way ahead on this pressing issue? Well, first of all, I think it is the existential threat to humanity, climate change. It's the most serious problem we face as human beings. We have to keep it below 1.5 degrees Celsius. We've made enormous progress here in the United States on dealing with this issue by doing three things. Number one, by insisting that we move every one of our industries into a position where they can take advantage of cheaper and more extensive and more available renewable energy, whether it's solar or wind or hydrogen and green hydrogen. There's a whole range of things we've been working on. In addition to that, we find ourselves in a position that what we've done is that we have significantly reduced for example, I made a commitment that we are going to make sure that by 2030, 30% of all our land and sea and oceans were in conservation, could not be developed. We're well on our way to doing that, and that's also absorbing carbon from the air as a consequence of that, because of the conservation. We are in a position as well that we have provided for significant increase in funding for a whole range of issues, but not just for the United States, but for the rest of the world. For example, we're working with the G7 to provide for infrastructure work for dealing with global warming on the continent of Africa. In Angola, building the largest solar project, moving ourselves, having railway to go all the way across the southern from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean in Africa, to be able to transport and do it cheaper and do it with less, how can I say it, less carbon emissions. We're trying to work with other countries to maintain their carbon sinks so they don't have to develop them like we did in causing pollution, and we're trying to figure out how to work out to pay them not to develop certain areas like the Amazon and Brazil. But there's a lot of technology that's available that we're sharing and we share with one another. We've learned how to
do solar energy, which is considerably cheaper than it is for fuel, for fossil fuels. The same way dealing with not just solar, but dealing with wind. And so there's a lot of technology that we've developed, and we're well on our way, I think, to meeting the commitment we made that we made in Paris. And we're prepared to share all of that with India, that has a desire to do the same. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा। जहां तक भारत का सवाल है, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसका। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है, हम ये मानते हैं। हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता है। हम इस पक्ष में रहे हैं और उसी के मूल पर आधार पर भारत अपने लिए करता है, इतना ही नहीं, हम कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। आपको मालूम है, G20 देशों ने पेरिस में जो प्रॉमिस किया था, सभी G20 देशों में अकेला हिंदुस्तान है जिसने पेरिस में जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हमने ग्लासगो में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। हमने 2030 तक भारत की रेलवे का नेट जीरो का रख रखा है। और भारत की रेलवे कहने के बाद आपको उसका स्केल पता होना चाहिए। भारत की रेलवे का मतलब है कि हर दिन मेरे यहाँ रेल के डिब्बे में पूरा ऑस्ट्रेलिया होता है। इतना बड़ा मेरा देश है, और वहाँ मैं 2030 तक रेलवे को नेट जीरो लेकर के चल रहा हूँ। उसी प्रकार से जो हमने सोलर एनर्जी के टारगेट तय किए थे, हमने इथेनॉल के टारगेट तय किए थे 10% का, वो समय से पहले पूरा कर दिया। हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन को इनिशिएट कर रहे हैं और भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने दुनिया के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हमने लॉन्च किया, और आज दुनिया के कई देश उसमें भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो आइलैंड कंट्रीज है उनको स्पेशली सोलार के क्षेत्र में मदद करके उनको एक नया विश्वास दिया है कि हम आपकी कठिनाइयों में आपके साथ हैं। भावी किसी भी संकट के लिए हम आपकी चुनौती को पार करने के लिए हमारी जिम्मेवारियां निभाएंगे, आपको भी मदद करेंगे। हम वो देश हैं जिसने एक और नया क्षेत्र हाथ लिया है। हम देख रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी के कारण आज मनुष्य मृत्यु की चर्चा तो होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान होता है जो 50-50 साल तक भरपाई नहीं हो सकता। और इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें रेजिलियंस हो, और इसके लिए CDRI हमने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया है। और आपको पता होगा, मैंने ग्लासगो के अंदर एक विषय रखा है दुनिया के सामने, और जिसको पिछले दिनों UN सेक्रेटरी जनरल और मैंने उसको लॉन्च किया है, वो है मिशन लाइफ। और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हर इंडिविजुअल को प्रो क्लाइमेट, प्रो एनवायरमेंट अपना जीवन जीने का तरीका डेवलप करना होगा। इतने बड़े संकट के लिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत ने जो आज इन क्षेत्रों में काम शुरू किया है, इसलिए नहीं कि भारत ने दुनिया के एनवायरनमेंट को बुरा किया है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी की हमें चिंता है। हम हमारी भावी पीढ़ी को ऐसा विश्व नहीं दे सकते हैं कि जिसके लिए उसके लिए जीना कठिन हो जाए। और इसलिए एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भारत ने खुद ने कुछ बुरा नहीं किया है, तो भी
अच्छा करने में, योगदान देने में हम अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं और हम आगे भी निभा रहेंगे। जहाँ तक समृद्ध देश हैं, लगातार चर्चा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, फाइनेंशियल मदद हो, और धीरे धीरे विश्व भी मन बना रहा है कि जो देश इसमें करना चाहते हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद मिले, उनको फाइनेंशियल मदद मिले। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जितना जल्दी इस विषय में आगे बढ़ेंगे, दुनिया को इस संकट से हम जल्दी से मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद। Let me add one thing to that. We have caused damage in the United States the way we developed over the last 300 years. And that's why I was able to convince my colleagues in the Congress to pass legislation, the largest climate fund ever in American and the world history, $369 billion. $369 billion to deal with the climate crisis. And we're doing it extensively now, and I think you're going to see significant progress. Thank you all very, very much.